हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एडवांस एकेडमी। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपको बहुपद की जो है बहुत सारी परिभाषाएं बताए थे और उसी क्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज जो है बची हुई जो परिभाषाएं हैं और बहुत महत्वपूर्ण जो सूत्र होते हैं इस चैप्टर के, तो वो आपको हम ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। चलते हैं अपनी क्लास की ओर। तो देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बहुपद की घात। तो बहुपद की घात क्या होती है दोस्तों? तो इसमें आप सभी जानते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसके लिए देखिए, यहाँ पे आपके पास जो है हमें एक चीज़ दी गई है, अर्थात जब हमें बहुपद की घात को अगर जानना है तो उसके लिए हमें क्या है, इन चीज़ों को समझना है। तो हमारे पास आज का टॉपिक है बहुपद की घात और यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो इसमें क्या है कि किसी बहुपद अर्थात किसी बहुपद px में चर राशि x के उच्चतम घात वाले पद का घातांक, यहाँ पर देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका घातांक, उस बहुपद की घात कहलाती है। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर जो परिभाषा आपको दी गई है इसमें आपने ध्यान देना है कि बहुपद आपका px के रूप में, ठीक है, और चर राशि जो है x की उच्चतम घात यानी कि आपको मैक्सिमम घात का यहाँ पे आपको देखना है कि मैक्सिमम घात क्या है। ठीक है, और उस पद की जो घातांक होगी यानी कि जो उच्चतम घात का जो घातांक होगा उस बहुपद की घातांक कहलाएगी। देखिए इसको हम कैसे समझेंगे, इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। तो एग्जाम्पल्स क्या है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है दोस्तों कि पी एक्स बराबर एक्स की घात 5 प्लस 4x की घात 3 और माइनस का आपका 2x स्क्वायर और प्लस का 3x और माइनस का 1। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो कह रहा है कि px के रूप में आपका जो है बहुपद लिखा हो तो px के रूप में है, और दूसरा चर राशि x। देखिए सारा इसमें चर राशि x के रूप में आपका जो है बहुपद लिखा गया है। अब हम देखते हैं कि सबसे उच्चतम घात किसकी है। देखिए दोस्तों, अगर हम पीछे से देखें तो देखिए 3x की घात 1 है, उसके बाद 2x स्क्वायर की जो घात है वो दोस्तों 2 है, 4x की घात 3 की इसमें क्या है 3 है, और x की घात 5 की जो है घात जो है दोस्तों वो है 5। देखिए अभी तक मैं इसको जब देख रहा हूँ तो सबसे बड़ा जो अंक है देखिए 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5 है। तो सबसे बड़ा अंक क्या है दोस्तों 5, यानी कि जो 5 है वही इसकी उच्चतम घात है और यही जो होगा वो बहुपद की घात होगी। देखिए यानी कि परिभाषा से स्पष्ट हो गया कि क्या स्पष्ट हो गया दोस्तों कि किसी बहुपद की उच्चतम घात जो होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। अगर हमने इस क्वेश्चन में आपसे पूछेंगे कि बताइए बहुपद की घात क्या है, तो आप क्या देखोगे, सबसे पहले बहुपद को देखोगे, बहुपद को देखने के बाद आप देखोगे कि सबसे ऊंची घात किसकी है। ठीक है, जो सबसे ऊंचा घात होगी वही बहुपद की घात होगी। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि सबसे बढ़िया ऊंची जो है उच्चतम घात जो है वो 5 है, अर्थात इस बहुपद की घात क्या होगी दोस्तों, इस बहुपद की घात होगी 5। देखिए क्लियर हो गया, यानी कि आपको बहुपद की घात के बारे में आपकी जो आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया। देखिए आगे देखो एक एग्जाम्पल और है, इसके माध्यम से भी इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ देखिए पी वाई के रूप में है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है 5y स्क्वायर, यहाँ पे है माइनस का आपका 3y प्लस का 2। देखिए अब हम इनकी घातों को काउंट करते हैं कि देखते हैं भाई इसमें सबसे छोटी घात कौन सी है, सबसे बड़ी घात कौन सी है। तो पीछे से चलते हैं, 3y माइनस का 3y की घात है 1 और प्लस का जो 5y है उसकी घात है 2। देखिए दोस्तों, यानी कि इससे बड़े घात यहाँ पे है नहीं, यानी कि इस बहुपद की घात क्या है दोस्तों 2। यानी कि ये सीधी सीधी बात होगी कि उच्चतम घात वाला पद का जो घातांक होता है वही बहुपद की घात कहलाती है। देखिए क्लियर हो गया, इन दोनों एग्जाम्पलों से आपको समझ में आ गया होगा कि बहुपद की जो घात होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो होता है वो क्या होती है बहुपद की। हम वो बहुपद देखेंगे जो आपका क्या होगा, उच्चतम घात वाला होगा और जिसकी घात सबसे ज्यादा होगी वही बहुपद की घात कहलाती है। तो आशा करता हूँ ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। चलते हैं हम आगे की ओर। तो दूसरा टॉपिक क्या है, ये आ गया आपका रेखिक बहुपद। देखिए लाइनर पोलिनोमियल्स दोस्तों, इसमें हम लाइनर पोलिनोमियल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कि रेखिक बहुपद क्या होता है, तो इसको हम कैसे समझेंगे। तो देखिए इसकी परिभाषा आपके सामने है। तो क्या कह रहा है कि जिस बहुपद की घात 1 हो वह रेखिक बहुपद कहलाता है। देखिए दोस्तों,
अर्थात ऐसा बहुपद जिसकी घात आपकी 1 हो वो आपका रेखिक बहुपद अर्थात लाइनर पॉलिनोमियल कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप सिंपल चीज़ है, हम अभी तक समझ गए थे कि भैया अलग अलग प्रकार की घातें होती हैं। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे। देखिए यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है दोस्तों आपका 2x माइनस 3। देखिए ये आपका, इसको हम जब देखेंगे कि भी इस बहुपद की जो है घात जो है वो क्या है 1 है। देखिए ये देखिए अर्थात क्या हो गया, ये रेखिक बहुपद हो गया, क्योंकि जिसकी मैंने आपको इससे पीछे वाले वीडियो में बताया था कि जिस बहुपद की कोई घात नहीं होती है और उसमें अचर पद लिखा होगा तो आपका क्या होगा, अर्थात चर पद लिखा होगा तो वो क्या कहलाएगी, बहुपद होगा, यानी कि वो क्या कहलाएगी, रेखिक बहुपद कहलाएगा आपका। ठीक है, यानी कि घात 1 होनी चाहिए। आपकी जो घात 1 है इसका मतलब क्या हो गया, वो आपका रेखिक बहुपद कहलाएगा। सिंपल सी बात होगी। दूसरे एग्जाम्पल की तरफ को चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे, आप देखिए दोस्तों आपके सामने, आप समझ गए होंगे 5x + 2। अब इसमें कोई आप देखोगे कि x की घात कुछ नहीं है, अर्थात कुछ नहीं का मतलब 1 है, तो अर्थात ये क्या हो गया, रेखिक बहुपद हो गया। तो अगला एग्जाम्पल दोस्तों यहाँ पे है y + √3। देखिए तो हमें क्या देखना है, हमें तो y वाला पद देखना है, हमें पीछे नहीं देखना है कि अंडर में क्या दे रखा है, हमें देखना है y। तो y क्या है, आपका चर है और इसकी घात क्या है, 1 है, अर्थात ये भी क्या हो गया, रेखिक बहुपद हो गया। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर अगला है ax + b। ax + b में आपको देखा है कि यहाँ पे क्या है, हम क्या देखेंगे, x वाला पद देखेंगे, अर्थात ax, और ax में x की घात क्या है दोस्तों, 1 है, अर्थात ये सब के सब क्या हो गए, रेखिक बहुपद के उदाहरण हो गए। अर्थात यहाँ से आप समझ गए होंगे कि जिस बहुपद की घात 1 होती है वो रेखिक बहुपद कहलाता है। देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, 2x की घात 1 था तो रेखिक बहुपद, 5x की घात 1 था रेखिक बहुपद, y की घात 1 था रेखिक बहुपद, ax की घात 1 था तो रेखिक बहुपद। ये आपकी परिभाषा क्लियर होगी। चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। अगला है देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका द्विघात बहुपद अर्थात क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। देखिए दोस्तों इसको हम कैसे समझेंगे, जिस बहुपद की घात 2 होती है वह द्विघात बहुपद कहलाता है। देखिए कह रहा है कि जिस बहुपद की घात आपकी क्या होगी, 2 होगी। देखिए इससे पहले हमने देखा था कि एक घात होगी तो लाइनर इक्वेशन अर्थात लाइनर पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। यहाँ पर क्या है, जिस बहुपद की घात 2 होती है वह द्विघात बहुपद कहलाता है, अर्थात उसको हम क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो द्विघात बहुपद क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर हम इसको एक एक करके इसको स्पष्ट करें, देखिए यहाँ पर आपका एग्जाम्पल है 2x की घात 2 + 3x - 5। दोस्तों देखिए पीछे से हम इसकी घात गिनते हैं, यहाँ पर 3x की घात 1 होगी, यहाँ पर आपकी 2x की घात 2 है तो यहाँ पर घात 2 होगी। देखिए दोस्तों अब हमारी जो परिभाषा है, जिस बहुपद की घात 2 होती है अर्थात सबसे ऊंचा पद क्या है इसमें, ये है, अर्थात 2x है और उसकी घात है 2, तो यानी कि 2 यानी कि क्या हो गया, द्विघाती बहुपद हो गया, अर्थात क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, तो ये द्विघाती हो गया। इसी प्रकार आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे भी सीधा सीधा आगे y की घात 2 है, अर्थात क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया, क्योंकि घात 2 है और उससे नीचे कोई है नहीं, तो ये देखेंगे। आप देखिए अगला दोस्तों यहाँ पे है 4z की घात 2। देखिए दोस्तों यहाँ भी घात क्या है दोस्तों, 2 है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों त्रिघाती बहुपद अर्थात क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या कहता है दोस्तों, इसकी परिभाषा हम देखेंगे। तो कह रहा है कि जिस बहुपद की घात 3 होती है, अर्थात जिस बहुपद की घात आपकी क्या होती है, 3 होती है, वह त्रिघाती बहुपद कहलाता है। देखिए ठीक है, तो इसको हम कैसे जो है समझेंगे। देखिए तो त्रिघात जो बहुपद होता है इसका एक व्यापक रूप हमारे गणित में दिया गया होता है, इसके आधार पर हमें समझने की इसको कोशिश करते हैं, अर्थात इसके आधार पर इसको लिखते भी हैं। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं देखो दोस्तों, px, और ये इसका एक व्यापक रूप होता है जिस रूप में इसको लिखा जाता है, अर्थात वो व्यापक रूप क्या है दोस्तों, ax की घात 3 + bx² + cx + d। अर्थात इस रूप में जहां भी कोई बहुपद लिखा होगा वो त्रिघाती होगा। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज क्या है, अगर ये पीछे के पद ना भी हो तो ये घात यानी कि 3 घात वाला, जहां देखिए मैं गोल कर रहा हूँ, यानी कि x की घात 3 वाला है, अर्थात घात 3 वाला पद वहां पर जरूर होगा। तो देखिए दोस्तों इसको समझते हैं। ये देखिए इसके एग्जाम्पल है, अर्थात त्रिघात के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दे रखे हैं। देखिए दोस्तों मैंने ये बताया था कि आपको कि पीछे के ये वाले पद चाहे हो या ना हो, लेकिन ये पद जरूर होगा, यानी कि घात 3 वाला। देखिए घात 3 वाला पद ये आ गया दोस्तों आपके सामने,
यानी कि जो एग्जाम्पल है 1 माइनस एक्स की घात 3 है, और यहाँ घात 3 वाला आपका जो है आ गया, अर्थात ये क्या हो गया, त्रिघातीय अर्थात 3 घात वाला बहुपद हो गया, अर्थात क्यूबिक पोलिनोमियल्स हो गया। देखिए दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल को समझते हैं। देखिए दोस्तों, अब इसमें क्या आ गया दोस्तों, यहाँ पर आपका देखिए घात 3 वाला पद सबसे पीछे दिया गया है, उसके बाद घात 2 वाला, देखिए घात 2 वाला अर्थात bx स्क्वायर के रूप में भी ये आ गया, और ये आपका आप जानते हो अचर, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ क्या होगा, ये भी आपका त्रिघाती का उदाहरण हो गया। देखिए उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं, तीसरा एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखेंगे। जो तीसरा वाला एग्जाम्पल है दोस्तों, जो इसका व्यापक रूप दिया हुआ है आपको, उस व्यापक रूप के अकॉर्डिंग है। देखिए तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पर 3x की घात 3। देखिए दोस्तों, यहाँ पर घात 3 वाला आ गया, हमें तो सिर्फ सबसे बड़ी घात देखनी है, यानी कि त्रिघाती है या नहीं है ये देखना है। उसके बाद घात 2, फिर घात 1, फिर ये आपका अचर पद। यानी कि दोस्तों क्या हो गया, ये भी हमारा पूरा का पूरा जो एग्जाम्पल है वो भी क्या हो गया, त्रिघाती बहुपद का हो गया। देखिए सिंपल चीज आ गई। अब इसको परिभाषा की दृष्टि से अगर आप इसको देखने की कोशिश करोगे तो सिंपल है, यानी कि जिस बहुपद की घात आपकी 3 होती है त्रिघाती। अब हमें अगर इतना सब कुछ याद नहीं भी रहता तो हम ये देखना कि भी घात 3 है नहीं है। देखिए यहाँ घात 3 है, यहाँ पे भी घात 3 है, यहाँ पे भी घात 3, अर्थात 3 के 3 एग्जाम्पल आपके जो है वो क्या है, त्रिघाती बहुपद के हैं। चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ को। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए अगला दोस्तों क्या कह रहा है कि बहुपद के शून्य अर्थात जीरोस ऑफ पोलिनोमियल्स क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, अर्थात जीरोस ऑफ पोलिनोमियल्स हमारे क्या होते हैं, इन चीज़ों को हम समझते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको जो है एक महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है कि किसी बहुपद px के लिए क्या हो, यदि p के बराबर 0 हो। देखिए यानी कि आपका कोई अगर x की जगह अगर कोई मान आ गया है k और उसकी वैल्यू अगर 0 हो तो k बहुपद का क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। देखिए दोस्तों, शून्य को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, गुणनखंड भी बोलते हैं। अर्थात देखिए कैसे, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लो दोस्तों हमारे पास क्या है, हमारे पास एक बहुपद दिया हुआ है जिसका हमने इस तरह से लिखा है px बराबर, हमने लिखा है दोस्तों, यहाँ पर लिख दिया हमने x की घात 2 लिख दिया, सपोज करो दोस्तों 2 घात वाला एक बहुपद है। अब क्या करना है दोस्तों, इसमें मान निकालना है, अर्थात आपने क्या करना है, इस x की वैल्यू अर्थात x का शून्य में निकालना है। तो दोस्तों देखो x की जगह k रखना है आपने, तो क्यों, क्योंकि p x की जगह क्या है, k है। देखिए तो यहाँ पर मैं क्या रख दूंगा, k रख दूंगा, और बाकी आगे से p ऐसे ही रहेगा। ये देखिए p की, तो मैं इसकी वैल्यू जब निकालूंगा दोस्तों तो यहाँ पे क्या होगा, x की जगह भी मुझे k रखना पड़ेगा। तो यानी क्या हो गया, ये k की घात 2। देखिए यानी क्या हो गया, यहाँ पर आपको बताया गया है कि किसी बहुपद px के लिए यदि p के बराबर 0 हो। देखिए यदि k का मान 0 हो दोस्तों, अगर यानी कि इसको हल करने पर क्या आना चाहिए, मान 0 आ जाए, तो वह बहुपद का शून्यक होता है। ये स्पष्ट हो रहा है कैसे, आप देखो दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, अगर ये कह रहा है कि इसको सॉल्व करने पर इसका मान यदि 0 आ जाए, ये देखो क्या होना चाहिए, वो बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। यानी कि सबसे बड़ी चीज यहाँ पर समझनी है दोस्तों, यदि किसी भी समीकरण में या किसी भी जो हमारे बहुपद में यदि हम कोई भी वैल्यू रखते हैं, जिस मान को रख के यानी कि आपका बहुपद का मान 0 आ जाए, तो वो वही मान, जिस मान को रख के 0 आया वही मान उसका शून्य कहलाएगा। देखिए अब इसको अच्छे तरह से समझ लीजिए दोस्तों, यहाँ पर मैं इसको इरेज करता हूँ, अब आपके सामने मैं ये लिखता हूँ। देखो कैसे, अब आप इसको समझें कि कैसे ये चीज आपकी क्लियर होगी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, देखिए एक बहुपद हमने लिखा, दूसरा बहुपद यहाँ पर हमने लिखा px बराबर, हमने यहाँ पर लिख दिया दोस्तों, हमने क्या लिखा, यानी कि x -1। ये देखिए दोस्तों, अब मुझे इसमें यह आपसे पूछा गया कि इसका शून्य ज्ञात कीजिए। ऐसा एक क्वेश्चन आएगा px बराबर x -1, इसका आपने शून्य निकालना है। तो दोस्तों वेरी सिंपल है, इसको सॉल्व करने के लिए तो हमें क्या करना है दोस्तों, इस पद को लेना है, ये पीछे वाला पद, यानी कि x -1 वाला पद हम लेंगे दोस्तों। तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम x -1 बराबर क्या है दोस्तों, यहाँ पे है 0। तो दोस्तों देखो हम 1 को ट्रांसफर करेंगे इधर, तो 1 इधर ट्रांसफर करने पर आप जानते हो कि चिन्ह बदल जाएगा, यानी कि x = क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये देखिए यानी कि हमें ये पता चल गया कि जहाँ x आया है वहाँ पर हमें 1 रखना है दोस्तों। देखो अब मैं देखिए इसको क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। तो देखिए ये हमारा p है, हमने ये लिखा दोस्तों, और x की जगह दोस्तों मुझे क्या रखना है, 1 रखना है।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर आया x बराबर 1। देखिए तो 1 रख दूंगा मैं यहाँ पे बराबर। आप देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, x था। यहाँ पे देखिए क्या था दोस्तों, यहाँ पे x। ये देखिए यहाँ पे x था तो यहाँ x रख दूंगा। और यहाँ क्या है दोस्तों, माइनस है। और यहाँ पीछे क्या है, 1। देखिए तो ये इसको जब सॉल्व करूंगा, 1 में से 1 गया तो दोस्तों क्या आ गया, 0। अर्थात देखिए यहाँ पर क्लियर, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि यदि हम x की वैल्यू जो भी रखते हैं उससे अगर शून्य आ जाए तो वही जो मान होता है वो क्या कहलाएगा, बहुपद का शून्य। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि बहुपद का शून्य बताओ दोस्तों क्या होगा, तो बहुपद का शून्य दोस्तों यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, 1। क्यों? क्योंकि 1 को रख के हमारा मान क्या आया था, शून्य आया था। और ये परिभाषा आपको कह रही है कि किसी बहुपद px के लिए यदि p आपका जो है k बराबर 0 हो तो k जो होता है, जो मान हम यहाँ रखते हैं, देखिए यहाँ पर हमने k की जगह दोस्तों क्या रखा था, 1। और रख के क्या आ गया दोस्तों, यहाँ पर जो इस वाले समीकरण में हमने रखा था दोस्तों, यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा आपको वो कर देता हूँ। देखिए यहाँ से इसको ध्यान देंगे आप दोस्तों, ये जो हमारा बहुपद था यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों देखिए यहाँ पे दोस्तों देखिए ये इस रूप में है तो यहाँ पर हमने 1 रखा और यहाँ पर 1 माइनस 1 अर्थात क्या आ गया दोस्तों, यहाँ पर 0 आ गया। ये देखिए और p अपनी जगह वैसी है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इस बात को यहाँ लेके जाए अर्थात p यानी कि k की जगह क्या आ गया दोस्तों, यहाँ पर k की जगह क्या आ गया, k की जगह आ गया 1 और यहाँ ऑलरेडी 0 हो गया। तो 1 क्या कहलाएगा, देखो वही कह रहा हूँ k बहुपद का शून्य कहलाएगा। तो k की जगह क्या था दोस्तों, 1। तो 1 क्या हो गया, इस बहुपद का शून्य हो जाएगा। देखिए दोस्तों मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से आपको पूरी समझाने की कोशिश की है, तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो देखिए हम इसको हम जो है इरेज करते हैं और फिर अगले पॉइंट की ओर को चलते हैं। तो इतनी बात ये दोस्तों समझ में आना चाहिए क्लियर। अभी जब मैं न्यूमेरिकल इस क्वेश्चन इसके आधार पर जो आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा, इसके जो प्रश्न बताऊंगा, तो उसमें आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ को बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये कह रहा है किसी बहुपद में अधिक से अधिक उतने ही शून्य, देखिए उतने ही शून्य हो सकते हैं जितने उस बहुपद की घात हो। देखिए दोस्तों ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार पूछा भी जाता है कि आप जब कभी आप क्लास में हो और आपसे पूछा जाता है कि दोस्तों बताइए कि किसी बहुपद के कितने जो है शून्य हो सकते हैं। तो ये बहुत सारे कन्फ्यूजन हो जाता है हमारे बच्चों को कि भाई ऐसा है कि भाई ये चीज़ हमें पता नहीं है। तो उसमें यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देनी है कि जिस बहुपद की जितने शून्य हो सकते हैं, यानी कि अधिक से अधिक उतने शून्य होंगे जितनी उसकी घात होती है। देखिए अब इसको समझने के लिए क्या है दोस्तों, अगर एक घात वाला है बहुपद तो उसका शून्य 1 होगा। अगर 2 घात वाला है दोस्तों यहाँ पर उसके शून्य कितने होंगे, 2। अगर 3 घात वाला है दोस्तों उसके शून्य कितने होंगे, 3। अब इसी प्रकार ये बढ़ता जाएगा। अगर 4 घात वाले होंगे तो उसके अधिकतम कितने शून्य हो सकते हैं, 4। ये देखिए अब अगर n घात वाला है दोस्तों उसके कितने शून्य हो सकते हैं, n। ये देखिए ये बात क्लियर हो गया। अर्थात इनका कोई वो नहीं है कि निश्चित नहीं है कि भी इतने ही होंगे, क्योंकि आपके जो है ये चीज़ तो खाली यहाँ पे समझाने की दृष्टि से बताया गया कि द्विघात है तो 2 उसके शून्य हो जाएंगे, ठीक है। त्रिघात है तो 3 हो जाएंगे। आगे की सोचने के लिए हमें इस तरह का सोचना पड़ता है कि यदि n घात है तो n शून्य हो सकते हैं उसके। ये चीज़ें हमें क्लियर आनी चाहिए। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होंगी कि जितने उसके आपके शून्य यानी कि जितनी उसकी घातें होंगी उतने ही उसके शून्य होंगी, जैसा अभी हमने देखा था। तो उसी के आधार पर हम इसको देखते हैं और समझते भी हैं। चलिए दोस्तों आगे क्या कह रहा है देखिए। तो अगला पॉइंट क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि बहुत सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। इन इंपॉर्टेंट पॉइंट के आधार पर हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया गया कि किसी बहुपद px के ज्यामितीय आलेख, आप जानते हो दोस्तों ग्राफ में जो चीज़ को दिखाया जाता है उसको ज्यामितीय आलेख बोलते हैं। ग्राफ पेपर आपने देखा ही है, तो उसमें जो दिखाया जाता है उसमें ग्राफीय आलेख को x अक्ष, देखिए दोस्तों x अक्ष क्या होता है, यहाँ पे मैं ऊपर चित्र के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। जो आपके देखो ये क्षैतिज जो रेखाएं होती हैं ये x अक्ष कहलाते हैं दोस्तों। ये क्या कहलाते हैं, x अक्ष। इनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, x अक्ष। ये देखिए और इसका जो विपरीत जाएंगे देखिए इधर की तरफ को तो ये x अक्ष कहलाएगा। अगर हम उल्टा जाएंगे दोस्तों इधर की तरफ को
तो ये क्या कहलाएगा, एक्स डैश अक्ष, ये देखिए। और अगर हम ऊपर की ओर जाएंगे तो ये हो जाएगा वाई अक्ष, और ये नीचे को आएंगे दोस्तों यहाँ पे विपरीत, ये हो गया वाई डैश अक्ष। देखिए ये हमारे क्या होते हैं, यानी किसी भी ग्राफ पर जो हम इनको जब दिखाते हैं, यानी कि आलेख, ज्यामितीय आलेख बनाते हैं, तो दोस्तों इसी तरह से हमें वहाँ पर दर्शाना होता है। तो एक्स अक्ष देखिए, अब हमें केवल एक्स अक्ष देखना है। ये एक्स अक्ष है हमारा, जहाँ मेरा पॉइंटर घूम रहा है दोस्तों। एक्स में इधर की ओर धनात्मक मान होते हैं और इधर की ओर क्या होते हैं दोस्तों, ऋणात्मक मान होते हैं। अर्थात जब हम दाएं तरफ जाएंगे धनात्मक मान, और बाएं तरफ अगर जब हम जाएंगे वो ऋणात्मक मान होते हैं। तो एक्स अक्ष जिन बिंदुओं को प्रतिच्छेद, देखिए जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है एक्स अक्ष, देखिए ध्यान देना यहाँ पे बात जो है इंपॉर्टेंट आपको कही गई है कि एक्स अक्ष जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है उन बिंदुओं के भुज आप जानते हो दोस्तों क्या होते हैं। देखिए जब भी हम कोई निर्देशांक लिखते हैं दोस्तों, इस तरह से लिखते हैं। देखिए ये पहला निर्देशांक एक्स और दूसरा वाई की तरह लिखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर 1 है और 2 है दोस्तों, इस तरह से आपने कई बार देखा होगा 1 और 2। देखिए तो ये 1 जो होता है वो एक्स को निरूपित करता है, अर्थात इसको बोलते हैं हम भुज। ये देखिए दोस्तों, ये इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, भुज। और जो दो जो है अर्थात इसको वाई से निरूपित करते हैं, इसको हम हिंदी में बोलते हैं कोटि। तो ये चीज ध्यान देना है कि देखो दोस्तों, ये हमें समझ में आना चाहिए कि भुज क्या होते हैं और कोटि क्या होते हैं। तो यहाँ पर वही बात कही गई है कि उन बिंदुओं के भुज अर्थात एक्स वाला, यानी कि भुज हमें ये वाला मान की बात की गई है, या एक्स निर्देशांक, जो एक्स निर्देशांक होता है बहुपद पी एक्स के शून्यक के रूप में जाने जाते हैं। देखिए अब ये चीज हमें समझनी है कि दोस्तों ये क्या कह रहा है। तो ये क्या कह रहा है कि यदि हमारा कोई भी एक्स अक्ष के जो निर्देशांक है, मान लो हमने कोई इस तरह से एग्जाम्पल, देखिए मेरा जो है इस तरह से एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूँ। देखिए दोस्तों ये एक मैंने ज्यामितीय आलेख बनाया जो एक्स अक्ष पर 2 जगह काट रहा है दोस्तों। एक तो देखिए यहाँ पर काट रहा है, देखिए एक्स अक्ष पर धनात्मक रूप में काट रहा है, इस बिंदु को मैं ए मान लूंगा। देखिए दोस्तों ये, और ये जो है वाई अक्ष पर दूसरा बिंदु यहाँ पर काट रहा है। केवल एक्स अक्ष पर देखना है दोस्तों, यहाँ नहीं देखना। आप कहोगे सर ये तीसरा भी तो काट रहा है, तीसरा नहीं देखना, मैं वाई अक्ष से देखना ही नहीं है। ये हो गया बिंदु बी। ये देखिए दोस्तों, ये बिंदु बी हो गया। अब इसके निर्देशांक होंगे दोस्तों, यहाँ पर मान लो सपोज करो, यहाँ पर आपको जो है ये क्या दे दिया दोस्तों, एक्स अक्ष पर ये गया 3, मान लो 3 है, और वाई अक्ष पर दोस्तों ये क्या है, जो वाई अक्ष पर 0 होगा इसका मान, क्योंकि वाई पर जो है 0 है। इधर भी दोस्तों, इधर भी मान लो एक्स अक्ष पर क्या है, -4 है ये, और वाई इसका क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना दोस्तों कि एक्स अक्ष पर वाई 0 होता है, वाई अक्ष पर एक्स 0 होता है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे जो निर्देशांक आए हैं 3 और 0, ये क्या कहलाएंगे, बहुपद के शून्य। और ये 4 और 0, ये भी बहुपद के क्या कहलाएंगे, शून्य कहलाएंगे। यानी कि एक्स निर्देशांक बहुपद पी एक्स के शून्य के रूप में जाना जाएगा। अर्थात जब हम शून्य की बात करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों 3 और 0, और दूसरा जो हमारा होगा दोस्तों वो होगा -4 और 0। हो सकता है दोस्तों ये अलग अलग भी हो, लेकिन ये आपको इस चित्र के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर समझ में आती होंगी। तो आगे बढ़ते हैं हम अगले इसको, आगे हमारा क्या कर रहे हैं, देखिए दोस्तों अगला कह रहा है किसी द्विघात के अधिक से अधिक 2 शून्य हो सकते हैं। देखिए दोस्तों इसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि किसी द्विघात के, क्योंकि घात 2 है तो उसके शून्य 2 होंगे, और किसी त्रिघात के, अगर त्रिघात है उसके शून्य 3 होंगे। दोस्तों ये आप पहले ही समझ चुके हो। अगला पॉइंट की ओर को चलते हैं। ये क्या कह रहा है कि बहुपद के शून्यांक और गुणांकों के बीच में संबंध। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, और इस चैप्टर का जो है अंतिम पड़ाव भी है, और ये सूत्र भी है। यहाँ पर आपके सूत्र मिलेंगे आपको बहुत सारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों कैसे, तो हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों ये क्या है कि बहुपद के शून्यांक और गुणांकों के बीच में हम संबंध का अध्ययन यहाँ पे कर रहे हैं। तो क्या कह रहा है, यदि किसी बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी हो, जिसका एक शून्य का आपको दे रखा है अल्फा। देखिए दोस्तों अभी हमने पीछे जिक्र किया था के एक्स वाई उसके शून्य है, तो यहाँ पे एक शून्य का अल्फा दे रखा है। यदि इस रूप में अगर कोई बहुपद हो ए एक्स प्लस बी के रूप में, केवल 2 उसमें आपका, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे हम, देखिए दोस्तों तो ये आपका एक सूत्र है दोस्तों, अल्फा बराबर यहाँ पर हम कहेंगे -b/a।
और अगर आपको इस तरह से अगर ये याद नहीं करना है दोस्तों, देखिए ये इस तरह से जहाँ मैं अंडरलाइन ये गोल कर रहा हूँ, अल्फा बराबर माइनस बी अपॉन ए, या इसको हम लिख सकते हैं अल्फा बराबर माइनस अचर पद बटे एक्स का गुणांक। ये देखिए दोस्तों, इस रूप में भी हम इसको याद कर सकते हैं। दूसरा देखिए दोस्तों क्या कह रहा है यहाँ पर कह रहा है कि यदि किसी बहुपद देखिए पी एक्स आपका इस रूप में हो, देखिए अर्थात द्विघात के रूप में हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो शून्य का आपको दिए हुए यहाँ पे देखिए दोस्तों, दो क्या है शून्य है, एक आपका अल्फा है एक बीटा है। तो इससे हमारे दो सूत्र बनते हैं महत्वपूर्ण, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी और उसकी आपके इन क्वेश्चनों को हल करने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, पहला क्या है, शून्यांकों का योग। तो शून्यांकों का योग क्या है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा अर्थात माइनस बी अपॉन ए। ये देखिए आप इतना ही याद कर सकते हो, अगर आपको याद होता है इतना, जितना मैं इसको गोल कर रहा हूँ इतना याद। अगर आपको ये इस वर्जन में याद नहीं करना, आपको हिंदी वर्जन में याद करना है, तो शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा दोस्तों माइनस एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए अगला पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला क्या कह रहा है, देखिए इसका गुणनफल वाला सूत्र यहाँ पे है। तो क्या कह रहा है दोस्तों, शून्यांकों का गुणनफल यदि हो अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए यहाँ तक, और अगर इसको हिंदी में याद आप करना है, शून्यांकों का गुणनफल बराबर अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर। दोस्तों ये दोनों चीज एक ही हैं, एक आपको इस रूप में दिया गया शॉर्टकट में, एक हिंदी में आपको सूत्र दिया गया, यानी कि सूत्र एक ही है, उसको लिखने का क्रम अलग अलग दिखाया गया कि आप अगर इसको हिंदी में याद करना है तो ऐसे याद करेंगे। अर्थात शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा जो होता है बराबर हो गया अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणा। ये आपका सूत्र बन गया। देखिए दोस्तों, तो आज का जो है ये इतना ही आपकी क्लास में था। ये जो सूत्र हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप अपनी कॉपी में भी नोट करना। अब आपको हम कल इस चैप्टर से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल होते हैं उनके बारे में आपको जानकारी देंगे। और आज के लिए हम इतना ही, आज का जो टॉपिक है यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। और कल इसके जो न्यूमेरिकल है बहुत इंपॉर्टेंट, वो आपको बताएंगे इन सूत्रों पर आधारित। और आशा करता हूँ कि बहुपद से जुड़ी हुई तमाम जो जानकारियाँ हमने आपको दी वो आपको सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया दोस्तों तो आप इस हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और जो है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।